नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के संगीन आरोपों को हथियार बनाकर समाजवादी पार्टी के दो बड़े ब्राह्मण चेहरे, अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे और बलिया के सांसद सनातन पांडे, इस वक्त पूरे यूपी में बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। इस धार्मिक और सियासी जंग के बीच सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर दिखे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी आप देखेंगे कि इन दिनों जगह जगह वो एक यात्रा कर रहे हैं, तो जगह जगह खबरें आती हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं अलग अलग उनके पड़ावों पर। मसलन लखनऊ में शंकराचार्य के धार्मिक समागम की कमान जो है वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला संभाल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर जब आप देखते हैं तो ये अखिलेश यादव की उस कवायद का हिस्सा नजर आता है जिसके जरिए वो अपने पीडीए के त्रिकोण को विस्तार देकर उसमें ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अयोध्या से लेकर बलिया और वाराणसी से लेकर कानपुर तक ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी के उस कोट अनकोट हिंदू ब्लॉक की केमिस्ट्री को तोड़ा जा सके, जो बीजेपी के वोट परसेंटेज का एक बहुत बड़ा बेसिक बुनियाद है जो उसकी, और बहुत उसे मजबूती देती है। तो क्या यूपी की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका रखने वाले ब्राह्मण समाज की तरफ से 2027 में कोई चौंकाने वाला संदेश सामने आ सकता है? मायावती भी ब्राह्मणों को लेकर अपनी एक पॉलिटिक्स कर रही हैं जिसकी हम बात करेंगे, और इस तमाम पूरे मुद्दे पर और इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है। तो मैं जो अब मैंने अपनी भूमिका में एक इशारा एक छुआ जिन मुद्दों को कि लखनऊ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कार्यक्रम की कमान पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला के हाथ में, राम मंदिर में चंदा विवाद का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आक्रामक चेहरा है अखिलेश यादव के अलावा पवन पांडे, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलनों में सनातन पांडे का नाम आना, इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो क्या कोई हमें पिन पॉइंटेड फोकस्ड रणनीतिक डिजाइन नजर आता है समाजवादी पार्टी का? आप म्यूट पर हैं सर, शायद म्यूट पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पे नीरज जी, हम लोग पहले भी ये बात करते रहे और तब भी मैं एक बात कहता था और अभी भी कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की निगाह तो उस बड़े वोट बैंक पे है और खासतौर पर निर्णायक वोट बैंक है वो काफी जगहों पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत सीधे तरीके से ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रही, और उसकी वजह है क्योंकि उसका जो बेसिक नैरेटिव पीडीए है उसमें पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक ये बड़ा कोर है। तो लेकिन समय समय पर संकेतों में अखिलेश यादव बोलते रहे हैं, ब्राह्मणों के सम्मान की बात बोलते रहे, ए से अगड़ा, हाँ, और ए से अगड़ा भी आ गया उसमें। और अगड़ा जब उन्होंने कहा तो नहीं कहा था कि ब्राह्मण, लेकिन उनके मुद्दे वो उठाते रहे, उत्पीड़न के, फर्जी मुकदमों वाली पुलिस कार्रवाई। आप याद कीजिए विकास दुबे वाला जो कांड हुआ था जी, उसमें खुशी दुबे जो एक लड़की थी जो बेगुनाह फंसी हुई थी उसमें, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी काफी वोकल रही थी। तो और साथ ही एक और स्ट्रेटेजिक मूव है उसके भीतर, अखिलेश यादव के पॉलिटिक्स के भीतर, कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में या समाज में जो ठाकुर ब्राह्मण वाला एक जो बीज हमेशा से बना हुआ है उसको भी थोड़ी थोड़ी हवा देते रहने की जरूरत है। क्योंकि वो इसलिए बन गया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाहे न चाहे, लेकिन एक बड़ी छवि पिछले 10 साल में तो ऐसी उभर के आ गई है कि वो उनके राज में जो है वो उनके स्वजातीय लोगों का वर्चस्व बहुत बढ़ा हुआ है, चाहे जिला प्रशासन में देख लीजिए, चाहे मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए। तो वो एक है और वो अंदर अंदर एक हवा बनती है। तो अखिलेश यादव ये की पॉलिटिक्स ये है, स्ट्रेटजी ये है कि खुद को ओपन टू ब्राह्मण पॉलिटिक्स मत पार्टी मत प्रेजेंट करो, लेकिन ब्राह्मणों के सवाल पर जरूर बोलो।
जिससे कि पीडीएन नैरेटिव को भी झटका ना लगे और जो असंतोष है वो अपनी जगह पे बढ़ता रहे। शंकराचार्य को ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी लगभग 1 महीना पहले, तो भी जब वो जहां जहां गए वहां पे समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन में पोस्टर बैनर तो लगाए, लेकिन उतना पेस नहीं था उसमें। बहुत जगह हमने देखा, प्रयागराज में, बनारस में, इवन गोरखपुर जब पहुंचे तो उसकी कमान जो है वो वीरेंद्र शंकर तिवारी के कुछ होर्डिंग सबको दिखाई दी, वहां पे सब कुछ होता रहा। लेकिन अब 1 महीने बाद परिदृश्य में बहुत बदलाव हो गए। बदलाव एक तो राम मंदिर वाला मसला, जो दान चोरी के जो आरोप है और जो उसके बाद जो अब अंदर खाने बड़ा वो चल रहा है, मतलब पहले ट्रस्ट बना, मदर्स हुआ, फिर विद इन द ट्रस्ट हो गया और एसआईटी और चिट्ठियां लीक होने लगी, ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी पर आरोप जो लगे थे, खासतौर पर बाल शोषण के और उस तरह के आरोप, वो भी अब खत्म हो गए। खत्म ये हो गया कि जिसने लगाया वही बता रहा है कि हमने तो साहब फलाने के कहने पे लगाया, ये सब झूठ है। तो अब शंकराचार्य नीट एंड क्लीन। और ऑन द अदर हैंड वो राम मंदिर, देखिए ये भी याद करिए, बहुत गूढ़ चीजें हैं लेकिन ये आनी शुरू कि अविमुक्तेश्वरानंद उस अदालत के भीतर एक प्रमुख गवाह थे, जिसपे हाईकोर्ट की भी टिप्पणी है या सुप्रीम कोर्ट की कि ये राम जन्मभूमि के मामले में बड़े ऑथेंटिक तर्क इन्होंने दिए, ये उस जजमेंट में है। तो अब वो कैरेक्टर एंटी बीजेपी खड़ा है ना, और 1 महीने की यात्रा वो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। अब वो लखनऊ जब वापस पहुंचेंगे तो जो आयोजन होगा, अब समाजवादी पार्टी और खुल के, क्योंकि तब अब तो शंकराचार्य आरोप मुक्त भी हैं, आरोपों के घेरे में उल्टा वो राम मंदिर ट्रस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का धुरी है। तो अब पूजा शुक्ला यूपी की एक और यंग लीडर है, मैं उसको जानता हूं, जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रही थी तब से, तो उसके अंदर तेवर भी अच्छा, उसकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी जबरदस्त है। वो पिछला चुनाव बहुत मार्जिन से हार गई थी, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत है। खासतौर पे जब सीए एनआरसी का भी इशू आया तो पूजा शुक्ला उस वक्त बहुत लाइमलाइट में आई थी आंदोलनों के साथ। तो वो चेहरा जुड़ जाना जी, ये करेगा क्या? ये करेगा एक जो बीजेपी का पॉलिटिक्स का जो एक बेसिक कोर है, पोलराइजेशन पे वोटिंग करना, ये टूटता है इससे। और ये पॉलिटिक्स इतनी अगर ये बनी तो ये पॉलिटिक्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि शायद डिसाइसिव हो। लेकिन अगर आप ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखें कि ब्राह्मण क्या एंटी बीजेपी वोट करेंगे, तो उसमें एक सवाल है कि बीजेपी जो है क्या ब्राह्मण एंटी बीजेपी अभी हो गया है, या वो अभी योगी आदित्यनाथ की वजह से कुछ नाराज है या बिफरा, व्यक्ति पे गुस्सा है तो ब्रेक पार्टी पे लगेगा, या वो व्यक्ति अब वो कैसे बीजेपी उसको देखती है, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्राह्मण वोटर का एक कैरेक्टर है नीरज, वो कैरेक्टर क्या है कि वो हमेशा जो है वो पावर शेयरिंग और पावर कंट्रोल को इम्पोर्टेंस देता है। और पिछले 30-35 सालों में उत्तर प्रदेश ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने देखा, तो अब वो बेचैनी, अच्छा इस सरकार में उसको ये लगा कि बीजेपी भाई वो अगर हिंदूवाद की बात करें, अगर धर्म की बात करें तो ब्राह्मण से बड़ा कौन वो है। और उसकी सरकार बनने के बाद सरकार और संगठन में उसको प्रतीकात्मक वो तो जरूर है, लेकिन वास्तविक कोई असर नहीं है। प्रशासनिक स्तरों पर जो थाना तहसील ये वो जो है होता है, वो वहां पर उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जो एनकाउंटर और फर्जी मुकदमा और इस तरह की चीजें, उसमें उसका नाम आ जा रहा है। तो अब उसको ये लग रहा है कि यार सत्ता तो हमने दिलाई, मगर इस सत्ता के भीतर हमारी आवाज ही नहीं है।
ये जो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन इसका कैसे होता है? तो ये 2024 का जब हवाला दिया जाता है कि पूर्वांचल की एक पूरी बेल्ट जहां पर ब्राह्मण वोटर काफी प्रभावी है, लोकसभा चुनाव में कम से कम वहां समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी का सफाया किया, फिर मतलब सीतापुर जैसी सीटें भी, धौरहरा जैसी सीटें भी, यानी ब्राह्मण बहुल जैसी बलिया, बस्ती, जौनपुर, बहुत सारी सीटें हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में तो सीधे सीधे वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। जो बात आप कह रहे हैं कि वो उस नाराजगी की वानगी अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को माना जाए, जो सत्ता दिलाने लेकिन हिस्सेदारी ना मिलने की जो एक नाराजगी है, तो क्या वो विधानसभा में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, या वो जो पुरानी थ्योरी है कि लोकसभा में तो एक फैक्टर नरेंद्र मोदी होता है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो वहां पर जब वहां पर ही ये फैक्टर नहीं चला लोकसभा में, तो क्या ये विधानसभा में असर दिखा सकता है? नीरज जी देखिए, इसको एक बात समझिए, 24 का अगर हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो 24 के चुनाव में अगर इसको अगर अपने लैंग्वेज में कहूं तो बेसिकली एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी जो समझौते के शर्तों को रीनिगोशिएट करने की थी। कि देखो ये असर हो सकता है ना। अब रीनिगोशिएशन के बोर्ड पे आओ, हमको हमारा वो दो वैल्यू दो, तुम ये कहो कि ब्राह्मण हमारी विचारधारा का केंद्र है, सिर्फ वोटर नहीं है, तो हम तुम्हारे पास हैं। लेकिन उस वक्त जो रीनिगोशिएशन के लिए वो स्टेप्स हुए थे, वोटिंग पैटर्न में जो शिफ्ट हुआ था, वो उसके बाद ऐसा तो लगा नहीं कि रीनिगोशिएट हो रहा है। क्योंकि कुछ बहुत बदला नहीं उत्तर प्रदेश में ना, मतलब मनोज पांडे को मंत्री बना दिया, मनोज पांडे को मंत्री बनाना और किस हैसियत में बनाना, ये बहुत एक अलग सवाल है। और मनोज पांडे खुद चाहे जितना अपने आप को ब्राह्मणों का लीडर बताते रहे, लेकिन ब्राह्मण क्या वो उसके सामने दूसरे और उदाहरण ऐसे नहीं जिसमें मनोज पांडे इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि उनको वो सबसे ऊपर रखेगा, नहीं है ना भाई। ब्रजेश पाठक भी तो हैं, मनोज पांडे से वो बड़े हैं, डिप्टी सीएम हैं, बिल्कुल। उनके साथ क्या हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें एक बात यह है कि वो निगोशिएट करने के लिए सिग्नल दिया उसने, निगोशिएशन पूरा हुआ नहीं। अभी जो उत्तर प्रदेश की जो आई है कार्यकारिणी, कार्यकारिणी में भी वो बहुत संतुष्ट नहीं है, बैकवर्ड का दबाव बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि ऐसे हालात में केस टू केस वोटिंग होने लगती है, और केस टू केस वोटिंग होने लगती है जैसे कुर्मी करता है, केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, सीट टू सीट। तो बीजेपी के लिए लॉस होता है, और बीजेपी के लिए ये लॉस होगा तो ये कई तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वोट दे रहा है, लेकिन ब्राह्मण अपने नॉर्मल डिस्कोर्स में जो कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा है कोर, कि वो ब्राह्मण सिर्फ 10% अगर है या 11% है, तो वो 11% वोट नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर है जी, वो 11 को 21 में बदल सकता है, ऐसा एक माना जा रहा है, या एक धारणा बनी हुई है। तो वो वहां पर रोक दे तो आप लॉस में जाएंगे। सो अल्टीमेटली अब ब्राह्मण के साथ भी प्रॉब्लम ये जो है ना, वो ये है कि अपोजिशन में उसके पास जो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता था या हो सकता था, वो कांग्रेस हो सकती थी। हिस्टोरिकली अगर देखते हैं हम आज की बात में, तो हिस्टोरिकली अगर हम देखते कांग्रेस हो सकती थी। कांग्रेस यूपी में जो है अभी अपने हालात को बदलने में बहुत मजबूत दिख नहीं रही है। तो अब समाजवादी पार्टी उसका लास्ट रिसॉर्ट है, लेकिन 2012 में ब्राह्मण वोटर्स ने दिया था सपोर्ट समाजवादी पार्टी को, लेकिन 17 में नहीं दिया, कंटिन्यू नहीं किया। 17 में वो बीजेपी के साथ गया। अच्छा, 17 के बाद फिर वो जाता रहा, 24 में उसने थोड़ा सा शिफ्ट दिखाया, अब 27 की बात हम कर रहे हैं। लोकसभा में आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा था बड़ा,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धुंधला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो मोदी से ज्यादा फैक्टर योगी है। जी जी। वो बड़े फैक्टर है। और योगी समर्थकों का तो ये कहना है कि वो देश में मोदी से बड़े फैक्टर है। तो अब ऐसी स्थिति में मोदी का चेहरा यूपी में कितना काम आएगा? तो चेहरा अगर योगी का सामने आता तो फिर वो बात वहां जाके टिक जाती है कि जो अपर कास्ट सो कॉल्ड सवर्ण है, सवर्णों का जो पावर इक्विलिब्रियम है वो तो बिगड़ा हुआ है, वो तो ब्राह्मण के पक्ष में नहीं दिख रहा है। तो यहां भी बीजेपी को थोड़ी दिक्कत है। तो अब बीजेपी इस इक्विलिब्रियम को कैसे बैलेंस कर पाएगी इलेक्शन आते आते? क्योंकि अब आप देखिए एक और गजब की चर्चा, और मैं कल था बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान गया हुआ था, तो बलिया में ढेर सारे राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, यूथ, सबसे मुलाकात हो रही थी। एक नया एंगल आ गया, देख कैसे होते कि कैसे चर्चाएं जाती है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें देखो सब ब्राह्मणों को बलि का बकरा बना दिया। अच्छा, जो राम मंदिर वाली गिरफ्तारी है ना, और खाली ब्राह्मणों को बलि का बकरा बना दिया। और उसमें अब लपेटा किसको जा रहा है? आरएसएस के सचेत मतलब भारतीय वोटर, भारतीय समाज कितना का विश्लेषण करता है और कैसे कैसे नैरेटिव निकालता है वो। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? वो तो जब उसमें तो टिन्नू यादव भी है, सुभाष श्रीवास्तव भी है। बोले नहीं भाई साहब, आप समझ नहीं रहे। तीन चार ब्राह्मणों को जो लपेटा है ना, ये असल में आरएसएस के जो प्रचारक हैं उन लोगों का किया धरा काम है। इशारा था उन, अच्छा वो प्रचारक जो है वो ठाकुर है। अच्छा, हाँ, यहाँ हम लोग क्यों नाम लें, लेकिन जो है अब ये मतलब मैं बलिया के उस समुदाय के बीच में, मतलब उन 150-200 लोगों के बीच की बात कर रहा हूं जो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, जर्नलिस्टिकली बहुत एक्टिव है, विलेज रूरल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, ये वो लोग हैं। तो अब ये कैसे ट्रांसलेट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रांसलेशन सस्टेन कितना कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा वोटिंग के। परसेप्शन तो इसी का नाम है ना, कि असल में भले ही चीजें ना हो रही हो लेकिन वो हो रही हैं। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और ये परसेप्शन अगर परसिस्ट कर गया, कंटिन्यू बना रहा, अगर कुछ दूसरा ऐसा इशू नहीं आया जो इसको डाइल्यूट कर दे। तो आपने जैसा कहा कि समाजवाद जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। अब इस बीच में मायावती भी तो खड़ी हैं। मायावती ने पिछले दिनों साफ साफ कहा कि हम 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को साफ साफ इशारा किया कि दोहराने के लिए बसपा ने ब्राह्मणों को टिकट बांटना शुरू किया है। हालांकि उनका हमला जो है वो सपा पे था कि हमने ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू किया, समाजवादी पार्टी में खलबली है। लेकिन कुल मिलाकर इस मैदान जंग में, ब्राह्मण वोट की इस मैदान जंग में मायावती भी हैं। तो क्या वो भी एक पड़ाव, मैं मंजिल नहीं कहूंगा, वो भी एक पड़ाव ब्राह्मण वोटर के लिए हो सकता है? और अगर वो होता है तो फिर वो नुकसान तो बीजेपी को ही होगा ना। ये बात है, ये चर्चा जरूर होती है, लेकिन आप एक बात समझिए, ब्राह्मण जो होता है ना, वोटर का पैटर्न जो है, वोटिंग का पैटर्न इस कम्युनिटी के, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बेसिक को उसने पहला होम था कांग्रेस, पहला घर था लंबे समय तक। कांग्रेस ने बहुत सारे ब्राह्मण लीडर्स को सीएम भी बनाया, गोविंद वल्लभ पंत से लेके और नारायण दत्त तिवारी, और बीच में कमलापत त्रिपाठी और श्रीपद मिश्रा, बहुत सारे लोग आए, वो जुड़ा रहा। उसके बाद जब वो बिखरना शुरू हुआ तो बीजेपी की तरफ, क्योंकि वहां पे धर्म की राजनीति के साथ उसने कनेक्ट किया। पावर शेयरिंग तब भी हुई। कलराज मिश्रा जैसे बड़े नेता थे बीजेपी के भीतर, जो कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा पैरेलल थे। सीएम भले वो कल्याण सिंह थे, लेकिन कलराज मिश्रा एक ऐसे प्रोटेक्टर थे कम्युनिटी के जो आइडेंटिफाई होते थे। शिव प्रताप शुक्ला थे, बहुत सारे लोग थे।
बीजेपी को छोड़ा ब्राह्मण ने पहली बार 2007 में, और 7 में उसने कब छोड़ा? जब उसने देखा कि बीएसपी बहुत स्ट्रांग है। हालांकि बीएसपी का उभार ही एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स पे हुआ था, और वो नारे देखिए कैसे बदल गए वक्त के साथ। तिलक तराजू और तलवार वाला नारा कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है में बदल गया, है ना? क्योंकि पावर के एक मतलब वो बॉर्डर पे खड़ी थी मायावती। उस वक्त बीजेपी या कांग्रेस तीसरे चौथे पर थी। तो उसने समाजवादी पार्टी की तुलना में उसने बीएसपी को, और सतीश मिश्रा एक क्रेडिबल फेस बने जिन्होंने समेटा सारे ब्राह्मण जो क्षत्रप थे उनको समेटा, और उसके बाद पावर शेयरिंग भी कराई। तो पावर शेयरिंग भी कराई, वो तो सब ठीक। लेकिन उसके बाद बीएसपी चूंकि नेचुरल होम नहीं था, चूंकि आइडियोलॉजिकल लाइन पे एक नहीं था, इसलिए उसको टिकना नहीं था। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जब उभार हुआ तो उस 12 में शिफ्ट लिया हल्का, और अब बीएसपी उसके बाद से कहां है? इलेक्शन दर इलेक्शन वो नीचे जाती जा रही। तो ब्राह्मण कैलकुलेट कर रहा है ना कि अगर आप देखिए कि मायावती लेस देन 10% वोट पे आ गई जी। जब वो 21+ पे थी तब उनके साथ जाने के बाद पावर शेयरिंग होती थी। लेस देन 10 के साथ जाने पे पावर शेयरिंग नहीं होगी। और दूसरी तरफ मायावती जो है वो ठीक है, कभी कभी बयान जरूर दे रही है, लेकिन ग्राउंड तो दिख नहीं रहा है। एक्टिविटी दिख नहीं रही है। तो जब एक्टिविटी नहीं दिख रही है, जब लीडरशिप नहीं दिख रही है, या लीडरशिप जो है वो बहुत लीनियंट दिख रही है, तो वहां पर अपना शेयर लगा के उसको आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में फंसा हुआ है मामला। अब देखिए यूपी की पॉलिटिक्स बड़ी क्लियर है। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत, अगर मिरेकल तो होते ही है राजनीति में, कभी भी एक घटना बहुत बड़ा कुछ कर सकती है, लेकिन आज की बात हम कर सकते हैं। आज की तारीख में लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, और आमने सामने की लड़ाई के भीतर वो जो शिफ्ट है, क्योंकि पिछड़ों का बड़ा शिफ्ट हो चुका है बीजेपी के एंटी जी। अब अगर उसमें ब्राह्मण भी शिफ्ट कर गया, आधा भी शिफ्ट कर गया, टैक्टिकली भी शिफ्ट कर गया, केस टू केस भी शिफ्ट कर गया, तो पार्टी के लिए मुश्किल। लेकिन ये अगर जो है, इस अगर के साथ अभी एक सवालिया निशान लगा हुआ है, जो कि आपकी बात से लगता है कि आज की तारीख में थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये अगर जो है ये असल में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। देखिए एक लाइन की बात है, 2027 की जो लड़ाई है ना, वो एक तो तय हो गया कि ना हिंदुत्व बनाम सेकुलर वाली पॉलिटिक्स होने वाली कॉस्ट केमिस्ट्री पे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सो कॉल्ड जो सेल्फ वो सवर्ण है अगड़ा, अगड़ों के भीतर शक्ति संतुलन की भी लड़ाई है। अब ये जो शक्ति संतुलन की लड़ाई है, इसमें अभी ब्राह्मण वोटर ना बीजेपी को पूरी तरह छोड़े हुए है और ना पूरी मजबूती से विपक्ष के साथ है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में, वो सत्ता से नाराज भी है लेकिन अलग भी नहीं है। भाजपा पर दबाव भी बना रहा है लेकिन पूरी तरह काट भी नहीं रहा है। विपक्ष की ओर देख भी रहा है लेकिन अभी भरोसा नहीं दे रहा है ना। तो अगर पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज देखिए तो बोलेगा कि हम आपके हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। सम्मान हिस्सेदारी दो, हम चुप अगर रह गए तो तुम्हारी गणित बिगाड़ देंगे भाई। तो ये है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्थिति है। और बात भी सही है, अगर 2027 के चुनाव को समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर पर, बीजेपी के लिए खास तौर पर, देश की पॉलिटिक्स के लिए खास तौर पर हम एक महत्वपूर्ण चुनाव कह रहे हैं, करो या मरो का चुनाव कह रहे हैं, तो वहां पर न सिर्फ एक एक सीट बल्कि एक एक समुदाय, एक एक जाति, एक एक जिला, एक एक विधानसभा पर वोट पर काम हो रहा है।
तो वहां पर एक पूरे ब्राह्मण समुदाय का वोट इतना महत्वपूर्ण और इतने क्रिटिकल सिचुएशन में अगर है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर जाहिर तौर पर और पॉलिटिक्स होगी और चीजें और स्पष्टता की तरफ जाएंगी, जहां पर हम उन्हें देखने के लिए, परखने के लिए मौजूद रहेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।